नोट कर ली थी क्या आपने डिडक्शन? हाँ। हाँ, 80C वाला वो नोट कर लिया था। समझ आ गया क्या है? समझ में नहीं आया? कोई नहीं, रिपीट कर देंगे। फर्स्ट लिखा हुआ था 80C, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मनी बैक पॉलिसी हो गया ना, 80C। तो 80C के अगेंस्ट में कोई भी व्यापारी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, मान लो कि उसने अपनी LIC के ऊपर पैसे लगाए ना, LIC करवाई अपनी, तो उसको 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो जितने मैंने आपको वो कॉलम लिखाए हैं ना, वो छूट के लिखाए हैं। जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस पे अपने कोई खर्चा करे पर्सनल, तो उसमें छूट मिलती है। जैसे स्टडी लोन लें तो पहले 8 साल जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें छूट मिलती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको अगर पैसे दे चंदा के रूप में, तो उसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। डोनेशन देते हैं तो उसमें भी छूट मिलती है। अपने लोन पर घर लेते हैं तो हम जो पेमेंट जमा करवाते हैं ना, किस्तें जमा कराते हैं, तो उसमें 2 तरह की अमाउंट होती है। एक तो हमारा जो लोन लिया कुछ अमाउंट उसकी जाती है, और कुछ उसमें ब्याज ऐड होता है। जैसे हमारी किस्तें लंबी होती जाती है, मान लो जैसे कि हमने 3-4 साल तक आप लगातार अपना पे कर रहे हो ना इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पहले कम होती है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है। धीरे 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 प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, और नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो जब अपने अगर कोई होम लोन लिया है किसी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम, होम लोन चलता है 20 साल 25 साल तक मान लो आपका, तो उसमें जो अपने ब्याज दे रहे उसमें भी छूट मिलती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। समझ में है? उसके बाद उसमें एक लिखा हुआ था कि जो आपका सेविंग अकाउंट में जो हमें ब्याज मिलता है, सेविंग अकाउंट का मतलब समझते हो? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बिजनेस करने के लिए अपने करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, और पर्सनल यूज के लिए सेविंग अकाउंट यूज करते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, आपका खर्चा है महीने का 10,000 रुपए, आप महीने में मान लो कि 5-10,000 रुपए बचा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि वो पैसे अगर आप पर्सनल यूज के लिए रखने हैं या सेविंग के लिए रखना है तो सेविंग अकाउंट में जमा करवा दो, बैंक में जमा करवा सकते हो अपना। और करंट अकाउंट होता है बिजनेस करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जमा है और अगर बैंक वाले आपको उसके ऊपर ब्याज देते हैं, 2.5 से 3% ब्याज मिलता है जैसे साल का, तो 3% अगर आपको ब्याज मिल रहा है ना, तो पहले 10,000 तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका डिडक्शन में चला जाएगा। पहले 10,000 तक, 10,000 रेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट और था उसके अंदर एक 87A की छूट थी, 87A। उसमें यह था कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो लास्ट जो छूट लिखा ना एंड में, कि अगर आपका इनकम टैक्स बनता है 12,500 रुपए, ठीक है, भी 1.5 लाख की तो बेसिक छूट होती है, और अगले 1.5 लाख के ऊपर 5% बनते हैं 12,500। तो आपका अगर इनकम टैक्स 12,500 तक बन रहा है ना, तो आपको वो टैक्स नहीं जमा कराना, वो 87A के अगेंस्ट में आपको छूट मिलती है, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि अपने 22-23 तक 5 लाख की छूट थी, ये छूट 23-24 में 7 लाख हो गई। हाँ, और अगर कोई सैलरी पर्सन है कि मान लो कि एक तो हो गया कि सैलरी की अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको 5 ऑप्शन बताए थे ना, इनकम सोर्स मैंने आपको बताए थे 5 तरह के, उसमें एक था सैलरी। अगर आप सैलरी की रिटर्न भर रहे हो तो आपको 50,000 की और छूट मिलती है, यानी 7 लाख की एक छूट होगी प्लस 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन करके छूट मिलती है, 7.5 लाख की छूट हो जाएगी। ये छूट है आपको 23-24 में। अब जो साल चल रहा है ना, मार्च खत्म होगा, जब अपने रिटर्न फाइल करेंगे उसमें छूट मिलेगी। तो अभी जो कैलकुलेशन होता है ना इनकम टैक्स, उसमें 3 तरह के स्लैब चल रहे हैं। एक चल रहा है 22-23 में, ये उठपटांग क्यों लिख रहा है, 22-23 में ओल्ड स्लैब के नाम से,
एक चल रहा है 22-23 में न्यू स्लैब के नाम पे, और एक आ गया 23-24 में नया, एक न्यू स्लैब और आ गया 23-24 के नाम पे। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, जहां आपको बेनिफिट लगे उसमें कर दो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये जो छूट आपको जो मैंने अभी बताया है ना, इसका हमने छूट का बेनिफिट लेना कैसे है। मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है, इसमें आज एक गड़बड़ क्यों हो रही है? सपोज कि आपकी इनकम है 8,70,900 रुपए, और 2 लाख रुपए आपने LIC में जमा करवा दिया। तो बताओ कितना इनकम टैक्स पे करना है? थोड़ा निकाल के देखो, फिर ज्यादा समझ में आएगा ना, प्रैक्टिकल करने से समझ में आएगा। और जल्दी करो, फिर नेक्स्ट आगे करें। फरवरी महीना चला जाएगा, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। हाँ जी, निकाल लिया क्या? चेक करें क्या? स्लैब के अंदर क्या लिखा हुआ था? कितनी वैल्यू थी? 8,87,000, 70,800, 900। LIC कितनी कम करनी है? मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो छूट है ना, वो 1.5 लाख की है। 1.5 लाख से ऊपर आप छूट नहीं ले सकते, यानी 1 रुपया से लेके 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हो। चाहे व्यापारी 2 लाख रुपए जमा कराए, चाहे 1.5 लाख रुपए जमा कराए। अगर वो 1 लाख रुपए जमा कराएगा तो 1 लाख की छूट मिलेगी। 1.5 लाख से ऊपर जितना मर्जी जमा कराए, मैक्सिमम छूट कितनी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तो आप इसमें से सीधा ही लेस कर दो, टोटल वैल्यू में से कितना बच गया? 7,20,900 बच गया ना। अब 7,20,900, ठीक है। इसके ऊपर स्लैब लगा दो। पहले स्लैब में हम 2.5 लाख की छूट है, उसके बाद में सेकंड स्लैब में 5% टैक्स है। कितना बच गया? 3 बच गया क्या? नहीं, 2 बच गया ना, 2 बच गया। दो 20, इस पे 20% टैक्स निकाल लो। कितना आता है? 12,500 तो एक हो गया, और इसका निकालो कितना आता है? 44,180 ना। दोनों को जोड़ के कितना आता है? 56,680। इसके ऊपर 4% और लगा दो, इंटू 4%, 22,67। टोटल कितना हो गया? 58,947। ये अपने को पे करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, फिर आपको आगे और देता हूं। बाकी आज प्ले स्टोर में भी डाल दूंगा ये।
ऑनलाइन किस किस को नहीं समझ में आई? शुक्रवार को जो क्लास लगाई थी किस किस को नहीं समझ में आई? और लगाई थी क्या? नहीं लगाई, क्यों? टाइम नहीं मिला? ये आने को टाइम मिल जाता है, घर वाले काम लगा देते हैं। नरेश टाइप कर दो, क्या लिख रहे हो बताओ, क्या पूछना है? नरेश टाइप कर दो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, हो गया। ऑफलाइन दो चार बैठे होते हैं तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा बन जाता है। तो जो लाइव बैठा है फिर उसको ये क्या जजमेंट रहता है, वो कौन क्या पूछ रहा है, सर क्या बता रहे हैं ना। एक क्या टाइमिंग का जजमेंट रहता है कि हाँ ठीक है आप ये आंसर आप निकालो, तब तक ऑनलाइन बैठा वो भी निकालेगा। और लाइव क्लास सारी लाइव होती है, जब तुम लोग बोलते नहीं कुछ तो करके दिक्कत आती है। अभी ये भी होता है ना कि 80% जो क्वेश्चन है लगभग सेम होते हैं। आप में से किसी ने पूछा जो लाइव बैठा उसका भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे करें। नेक्स्ट निकालो आप, एक सेकेंड, एक चीज और आपको मैं एक नया वो 87A भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अब की बारी, ठीक है। मान के चलो आपका जो इनकम है वो है 4,91,900। एक तो इसका निकाल लो, एक इसका निकाल दो, एक इसका निकालो, इन दोनों का निकाल दो। और फिर आपने एक निकालना है इसका इसमें से ऐड कर। और इसमें LIC है 1,71,000। ये एक हो गया, 3 नंबर, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। इन तीनों को निकालो। नहीं, ऊपर वाले में LIC नहीं है, लास्ट एक वाले में LIC है। जो मैंने आपको सेक्शन लिखा है ना 87A, उसका भी ध्यान रखना है। कितने करेगी? हो गए तीनों? चेक करें। पहले क्या आंसर आया? 78.8। 7,000 78 रुपए। ओनली 78 रुपए? ओनली 78 रुपए कैसे आए? के हिसाब से 87A सेक्शन उसके हिसाब से। हाँ जी सर। वैसे कितने निकाले आपने? 12,095 ना। पता क्या होगा कि इसका टैक्स बनेगा 12,095। फिर यहाँ लिखा होगा कि ये इतना टैक्स बन गया, इसके नीचे 87A लग जाएगा, उसमें छूट है 12,000 तक की, 12,500 तक की ना। तो ये 12,095 से कट ऑफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ टैक्स। तो सेस भी सर, जब टैक्स ही नहीं बना तो फिर सेस तो बाद में लगना, जब टैक्स चुकाने वाला बनेगा तो लगेगा सेस। हाँ, ये बात समझ में आई। इसका कितना निकालना? 13,000 सभी का यही आएगा।
इसमें 12,500 तो एक आ जाएगा 2.5 लाख का। नेक्स्ट जो है 120 उसमें नेक्स्ट वाले में 2.5 लाख के साथ 120 ऐड हो जाएगा ना, उसका 20% निकलेगा। 120 का सर 24 रुपए। हाँ 120 सीधे रह गया, सही है। 120 का 20%, अच्छा 24 इसका हो गया, कितना हो गया टोटल? अरे सॉरी 12,524 और 4% सेस लग जाएगा। 12,524 और इसका 4% 501 रुपया, 52 0 13,025 रुपये बन जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर है 13,025। समझ में आ गया सभी के? क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्योंकि यहां क्या हो रहा है, जैसे ये 24 रुपए एक्स्ट्रा बनते ही ये वाला सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा, ये काम करता है सिर्फ 12,500 तक। जैसे 24 रुपए एक्स्ट्रा बने सिर्फ, अब देखो यहां पर देखो एक चीज देखो आप, 120 रुपया इनकम ज्यादा दिखाने की वजह से 13,000 रुपए टैक्स में चले गए। इसलिए थोड़ी सी आपको टैक्स की कैलकुलेशन पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि यहां सिर्फ हमने क्या किया, 120 रुपए ज्यादा ऐड कर दिए, इस वजह से 13,025 रुपए टैक्स बन गया, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये नहीं लगा। इसमें LIC में मैक्सिमम छूट कितनी है? 1.5 लाख है ना, तो अपने इसकी बजाय कितने लेस करेंगे? 1.5 लाख रुपए लेस करेंगे। अगर 1.5 लेस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 4,91,200। ओके, इसके ऊपर टैक्स निकाल दो, कितना बना? 12,060 रुपए। जैसे 12,060 यानी 12,500 से कम बने तो इसके साथ 87A सेक्शन लग जाएगा, वहां साथ में लिखा आ जाएगा 12,060, टैक्स बनेगा 0। सर ये LIC अमाउंट उसी अमाउंट में हो। LIC के अंदर मैक्सिमम छूट जो है ना वो 1.5 लाख की है। जो हमारी इनकम है 6 लाख में से, उसमें से सर वो LIC है वो भी उसी में ही हो गया है। कौन से? LIC हमारा 2 लाख जैसे अलग हुआ सर। मैं नहीं समझ रहा अभी आपकी बात। जैसे सर 6 लाख है, देखो जो 6,41,200 है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, LIC कम करना है। आप ये बोल रहे हो कि पहले हम इसके ऊपर टैक्स निकाल लें, पहले टैक्स निकाल लें तो सर जैसे दूसरी अमाउंट है हमारी इनकम की उसी में सर जैसे LIC अलग हो तो उसी में आएगी। जैसे दूसरी थी 5 लाख वो वाली? नहीं सर, जैसे अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है? ये 6 लाख 31,200। हाँ 41,200। LIC सर इससे अलग होगी या उसी में होगी? इससे अलग है ना, हाँ जी। ये तो मैंने बोला इसकी तो टैक्स वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है ये LIC वैल्यू है, इंक्लूड तो हो ही नहीं सकती, लेस होगी तो प्लस तो होगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगी। ये डिडक्शन की वैल्यू है, प्लस कैसे हो जाएगी? समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये डिडक्शन समझ में आएगा ये कैसे काम करता है? डिडक्शन जो छूट है ये मिलती क्यों है? कारण मैं मेरे नजरिए से इसको जो समझ रहा हूं ना, एक बात को समझो। देखो कोई भी रूल लगा है ना गवर्नमेंट का, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
अगर आपको कारण पता चल जाए ना तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डिडक्शन लगाने के पीछे रीजन क्या है? सपोज करो कि आपके पास लास्ट ईयर के अंदर एक नंबर की पूंजी थी आपके पास 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख रुपए आपके पास लास्ट ईयर तक की टोटल कमाई थी एक नंबर की। एक नंबर का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपके पास टोटल जो है ना अब तक 25 लाख रुपए है और कहीं पे सरकारी टेंडर आपने भरना है, मतलब आपको 25 लाख रुपए 20 लाख का कोई सरकारी टेंडर भरना है, 20 लाख का सरकारी टेंडर आपने भरना है, या कोई जमीन लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है शहर में, है ना। एक नंबर में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना है ना आपने, आपके पास ये 2 नंबर के पैसे पड़े हैं 25 लाख और आपको एक नंबर में कितने चाहिए? 20 लाख। और है कितने आपके पास एक नंबर में? 10 लाख। तो क्या ये 25 लाख जो है ये आप यहां पर यूज कर सकते हो? अगर आपने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे आपने यहां 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, वो कैसे न कैसे करके डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट चली जाएगी। जैसे रिपोर्ट जाएगी तो वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपकी बुक्स में बोलेगा, आपकी जो बैलेंस शीट में पूरी संपत्ति दिखाता ना, मेरे पास कितना क्या क्या पड़ा है, पूरी संपत्ति आपकी बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट के हिसाब से आपके पास कितना संपत्ति है? लिक्विड मनी 10 लाख, 10 लाख है। और 10 लाख रुपए फिर और कहां से आए, इसका क्या जवाब दोगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। Recording in progress. हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था? अब आपको 10 लाख रुपए एक नंबर में चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करता है व्यापारी? व्यापारी क्या करता है कि बाकी जो ये पैसे पड़े हैं ना, मान लो कि हम घर में 4 मेंबर हैं, एक व्यक्ति को कितनी छूट है? 5 लाख की। तो वो क्या है, अलग अलग उनको इनकम दिखा के, जैसे कोई ट्यूशन करवा रहा है, कोई मान लो सिलाई कर रहा है घर में, जैसे कोई किसी के जैसे घर में हाउस वाइफ है तो वो कोई बाहर तो काम करने जा नहीं रही, तो उसका दिखा देते हैं ये सिलाई करके पैसा कमा रही है, या ट्यूशन करके पैसा कमा रही है, या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है उससे पैसा कमा रही है। उन्होंने क्या किया, किसी की 490, किसी की 470, 4,70,000 में रखे, मतलब ITR फाइल करवा दी। और ये जो 25 लाख में से 10 लाख रुपए तो हम पक्के में दिखाई सकते हैं, बाकी कितने बचे? 15 लाख ना। तो ऐसे ना ये 15 लाख क्या किया, इन तीनों के खातों में डाल दिए, बाकी जो फैमिली मेंबर है उनके खाते में डाल दिया। और वहां से हमने क्या किया, चेक ले लिया पक्के में कि मैंने मेरे फैमिली पर्सन से उधार पैसा लिया है, और ये जो 25 लाख रुपए ये एक नंबर में कन्वर्ट कर लिए बिना टैक्स चुकाए। खुश हो गया? ये तो सही बात है ना। ये बात समझ में आई? ऐसे करते हैं, ये 4-5 तरीके, बस इस तरह से कोई 4-5 ही तरीके हैं जिससे लोग क्या है, रोटेट करते हैं अपनी पैसों को। थोड़ा थोड़ा करके किया ना, ये प्लानिंग जो है ना पहले हमें करनी पड़ती है। अब एकदम से, अब देखो ऐसा है, मान लो कि मैं कोचिंग करवा रहा हूं, बात सुनना,
अकाउंट में कैसे आ गए? काम तो वो कुछ करते ही नहीं है, अकाउंट में कैसे आ गए? जैसे आप बता रहे थे कि हाउस वर्क उन्होंने सिलाई का या मैरिज ब्रोकर कुछ नहीं करते, खाली दिखाना है। तो उनके पास पैसे कहां से आए? होते नहीं ना उनके पास। अपने घर में पड़े हैं, नगद पैसा पड़ा है, तो वो क्या करते हैं, वाइफ के खाते में डलवा दिया, बच्चों के खाते में डलवा दिया, ब्रदर के खाते में डलवा दिया, वहां से चेक ले लिए। एक नंबर। हाँ, गिफ्ट भी ले सकते हैं। गिफ्ट का भी प्रोसेस बताऊंगा आपको एक दिन, मैं थोड़ा भूल गया, काफी टाइम हो गया यूज किए वो। गिफ्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे फादर साहब के पास 10 लाख रुपए एक नंबर का पड़ा है, मैंने नया काम शुरू करना है, मुझे एक नंबर में पैसे चाहिए, तो फादर साहब ने मेरे को गिफ्ट कर दिए पैसे। वो स्टाम्प पे लिखाने पड़ते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैंने इनसे एज ए गिफ्ट इतने पैसे लिए हैं। तो वो गिफ्ट वाले पैसे जो लिए ना वो वापस नहीं करने पड़ते। ये जो चेक लिए ना कभी वो उधारी बोलती रहेगी ना, खाते में उधारी तो बोल ही रही है। हाँ हाँ, फिर क्या होगा, जैसे आपको मैंने दिखाया ना स्लैब के अंदर कि बंदा जब बंदे की एज ज्यादा हो जाती है, अब मालूम मैंने अपनी उधारियां चुकानी है, जब 60 साल या 80 साल का हो गया तो उसकी जो छूट और ज्यादा बढ़ गई। स्लैब जो आप देखोगे तो उसमें चेंज हो गया ना कि इनकम टैक्स में छूट और बढ़ जाती है। तो वो क्या करेगा, उस टाइम बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे अपनी ITR भरवा के जहाँ कम से कम टैक्स बने उनको वापस दे देगा पैसे। वो पैसा वो फिर यूज कर लेंगे, तब तक उनकी एज हो जाएगी पैसे यूज करने वाली, वो वापस यूज कर लेंगे उसी को ही, ना इधर पैसा लगा ना इधर लगा, ऐसे घुमाते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे ये अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था अब बंद कर दिया। मान लो कि मैंने दिखा दिया कि मेरे पास 4 लोग एज ए सैलरी काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति मेरे से 20,000 रुपये महीना सैलरी ले रहा है, मैंने ये दिखा दिया कि 60,000 समथिंग मतलब उसको मैंने दे दिया और कुछ पैसा मैंने रख लिया उसका, और वो मैंने जो पैसा रखा है ना एज ए उसे मैंने उधार लिया है। सैलरी ये तो मेरा खर्चा मैंने डाल दिया कंपनी में, बिना पैसे लगाए खर्चा डल गया। जैसे मान लो कि आज आपको अगर आपकी इनकम आ रही है 8 लाख रुपए, मैंने आपको पहले ही बताया था 8 लाख की इनकम आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 8 लाख को कम करने के लिए क्या करोगे, खर्चे दिखाओगे। खर्चे कम करने के लिए क्या चाहिए, एक नंबर में कैश चाहिए। आपके गले में पैसे होंगे तो खर्चा दिखाओगे, नहीं तो कैश माइनस में चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने खर्चा दिखा दिया, कैश भी यूज नहीं हुई। मैंने बोला कि मैंने इन 4 लोगों को सैलरी देनी थी बट अभी मैंने दी नहीं है, इनका पैसा मैंने ब्याज में डाल दिया और ये और दिखा दिया मैंने इनको ब्याज दिया है। लेकिन अब ऐसा करना अलाउ नहीं है। आप उनको पहले पूरी सैलरी दो खातों में, 10,000 से ऊपर आप पक्के में सैलरी नहीं दे सकते ना, एक महीने में 2 टुकड़ों में दे सकते हैं, लेकिन वहां चांसेस फंसने के ज्यादा होते हैं। फिर उनसे चेक ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, जो उधार आपने लेना है ना तो चेक ले लो उनसे। ऐसे करते हैं, साथ में खर्चा दिखा दिया, वहां बच गए पैसे पड़े हैं लेकिन 2 नंबर में पड़े हैं, वो पक्के में होके आगे। लेकिन वो लीगली मांग तो रहे ना, पैसे तो कंपनी के हैं, लेकिन 1% मांगने लग गया ना। आज अगर वो दावा कर दे कोर्ट में जाके कि मैंने वो पुरानी कंपनी में 1 लाख रुपए लेने हैं और वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि मैंने राम सिंह को देना है, तो वो लीगली तो देने पड़ेंगे ना। तो वो देखना पड़ता है किस बंदे का नाम डाल रहे हैं हम। हाँ, ये बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपको ये शुरू किया था मैंने 1 नंबर और 2 नंबर पूंजी से। अब यहां पर मैं इसलिए शुरू किया था कि डिडक्शन क्या होता है, ये क्यों कटता है, रीजन क्या है डिडक्शन लगाने का ना। मैं रीजन कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था कि डिडक्शन लगाने का रीजन क्या है। जितनी भी आपने डिडक्शन देखोगे ना आप, तो वह कहीं ना कहीं व्यक्ति के ना मजबूरी दिखाई गई है। एक बार आप चेक करो, जितनी भी डिडक्शन में हम पैसा लगाया, जहां जहां डिडक्शन लिखी है वहां पैसा लगाया, क्या हम शौक से लगा रहे हैं? क्या हमने लोन शौक से लिए? पैसे नहीं थे तब लिया। पढ़ने के लिए पैसे हमने लोन लिया तो शौक से थोड़ी ना लिया, लोन मजबूरी में लिया है। अगर हम मेडिकल में खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल खर्चा कर रहे हैं, कोई मान लो कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो मजबूरी में लगा रहे हैं।
है ना। अब आप अपने LIC करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? डर की वजह से। कल को कोई हादसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की वजह से ना, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस लेने की वजह से कर रहे हो। कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना ये थोड़ी भी आपको ये 4 महीने में 4 साल में डबल करके देगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी जगह है करने को, जहां से 3-4% रिटर्न आ जाता है पैसा। बात समझ रही हो? महीने में 3-4% वापिस आ जाता है, मतलब कि 3-4 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने LIC करवाई है ना, तो उसने मजबूरी में करवाई है, कोई उसने पैसा कमाने की उद्देश्य से नहीं करवाया। जब मेरे पास 10 लाख रुपए एक नंबर की पूंजी है और मैंने दिखा दिया कि मैंने LIC करवाई है 1.5 लाख रुपए की, कितनी की? तो एक नंबर की पूंजी कितनी रहेगी? 8,50,000। अब जो मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है 20 लाख, ये क्या हो गया? सारा गायब हो गया। चलो कीप कर देते हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मैंने यहां पर जो पैसा ये दिखाया है ना, अब 20 लाख का मेरे को कोई सामान खरीदना है, तो मेरे पास एक नंबर की पूंजी और 1.5 लाख रुपए कम होगी कि नहीं होगी? जितना आप इन्वेस्टमेंट या जितना डिडक्शन में दिखाते हो, उतना एक नंबर का पैसा आपका खत्म होता है। और इस बात को व्यापारी बहुत अच्छे से समझता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है, एक नंबर का पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, टैक्स नहीं जमा कराना। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया एक ये वाला ना, कि अपने घर के मेंबर को अपने पैसे ट्रांसफर किए और वहां उनके रिटर्न फाइल करवाई और वहां से पैसे ले लिए, लीगल ही है ना, लीगल तरीका है ना। अगर कोई दावा करेगा तो हम उसको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? समझे मेरी बात? अभी आज के दिन पता क्या हो रहा है कि जैसे आधार कार्ड से पैन कार्ड क्यों लिंक किया? आपको पता है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना कंपलसरी हो गया। क्यों करना कंपलसरी हो गया? कि घर में 4 मेंबर है तो वो चारों का पता चल जाता है कि ये 4 लोगों की एक तरह से इनकम यहां से ये ऐसे हो रहा है। तो अगर वो मान लो कल को कोई केस लग जाए, तो ऐसा थोड़ा दिखना भी तो चाहिए ना, घर वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा पता भी तो होना चाहिए ना, उनके ITR भर रहे हैं। कल को किसी ने पूछ लिया, नोटिस से पूछ लिया, वैसे नोटिस तो क्या पहले नोटिस आता है, वैसे सीधा नहीं आते, लेकिन ये सारी चीजें हैं। मतलब आपको ये थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ करो तो थोड़ा सा इन चीजों की फाइल बना के थोड़ा सा करना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा था, बीच में बात कट हो गई अपनी। ये जो 50 लाख रुपए के खाते में डालना है ना, वो एक साथ नहीं डालना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर एक साथ डाल दिया, मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं ट्यूशन से पैसा कमाया, क्या 31 मार्च वाले टाइम, मतलब कि मार्च में या फरवरी में एकदम से 4 लाख रुपए आगे ट्यूशन के, ऐसा नहीं होता ना। तो रियलिटी भी दिख झलकनी चाहिए। मुझे पहले ही पता है कि मेरे को इतना पैसा एक नंबर में चाहिए, उसकी प्लानिंग 1 साल पहले करनी पड़ती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में, एक फुल टाइम जो कौन सा काम करता है उसके दिमाग में बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च में। जो रियल में अकाउंटेंट है, जो टैक्स एडवाइजर है, उसके दिमाग में बैलेंस शीट बनती है 1 अप्रैल में। उसको पता है 31 मार्च में हमने कहाँ जाना है, बैलेंस शीट को कहाँ किस मोड पे लेके जाना है। तो वो 1 अप्रैल से तैयारी करेगा ना उसकी, तो पहले प्लानिंग करके चलेगा। हर महीने 20-20 हजार रुपए के खाते में डालना शुरू करेगा, 3-4 महीने में एक बार डालेगा। 1,00,000-1.5 लाख रुपए इकट्ठा डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ तो डालना गलत बात हो जाएगा ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितना हम डिडक्शन दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी 1 नंबर की पूंजी खत्म हो रही है, कम हो रही है। 1 नंबर के पैसे से ही निकल के वो जा रही है। ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर वो कोई 5 लाख की ITR फाइल कर रहा है तो मान के चलो 15-20 लाख महीने का साल का कमाता होगा। टैक्स नहीं देना, बस इतना है। जिसका बहुत ज्यादा टैक्स बनता है ना, वो कोशिश करता है कि मेरा 30 वाले स्लैब में ना जाए, उससे पहले निपटा दूं। कि मान लो कि एक व्यक्ति को ज्यादा पैसे चाहिए, 50 लाख की 1 नंबर में पूंजी चाहिए, कहीं टेंडर भरना है या कुछ भी करना है ना, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई सौदा पड़ा है बढ़िया वो लेना है, तो वो क्या करेगा? वो ये कोशिश करता है कि 30 वाले स्लैब में जब जा रहा है ना, तो कोशिश करता है फिर ये बाईपास करने का, कि किसी और के खाते में डाल के वो अपने पास चेक ले लें। तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि उसकी लायबिलिटी ना
लोन पड़े होंगे, अनसिक्योर्ड लोन पड़ा होगा, और ये हाउस लोन, कार लोन और व्यापार लोन, ये तो अक्सर लेते ही लेते हैं ये लोग। एक तो पैसा यूज कर, मतलब कि 1% ब्याज पर कहाँ मिलता है पैसा। होम लोन के अंदर 8% है साल का, और व्यापार के अंदर 12% है साल का, कार लोन में 12-13% पे जाता है। अगर व्यवहारिक अगर ब्याज की बात करें 24% अपनी किसी को भी दे सकते हैं आज के दिन, 24% 30% पे। तो जितने भी आड़ती हैं ये देते ना 2% किसानों को। जब गवर्नमेंट हमें 1% पे दे रही है तो आगे मेरे को 2% पर देने में क्या दिक्कत है। साथ में 1 नंबर में खर्चा डालने के काम आएगा, वो तो मैंने 2 नंबर में दिखानी है जो ब्याज पर दे रखे हैं। नुकसान का है, पैसे तो बन ही रहे ना कहीं से। तो हर व्यापारी कोशिश करता है जितना बैंक से लोन ले सकता है वो लेता है, उतना वो अपना व्यापार बड़ा कर लेगा। और कोई छूट नहीं है, बस खाली यही है कि वो लिमिट बन जाती है। लिमिट के बारे में कभी बात करेंगे, बताऊंगा क्या होता है लिमिट। तो ये समझ में आया 1 नंबर वाला कहानी, ये डिडक्शन समझ में आई। तो डिडक्शन कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई बंदे ने मजबूरी में पैसा लगाया है तो उसके ऊपर मैंने उनसे टैक्स वसूल नहीं करना, इसलिए वो टैक्स उसका काटना चाहती है कि मैं अपना बुढ़ापे में मेरे को पैसा काम आ जाए। मैंने ऐसा कोई पेंशन लिया है, जैसे ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ना, पेंशन योजना जो होती है, या मान लो कि मैंने LIC जमा करवाई कि मेरे को बुढ़ापे में काम आएगा, कि जब मेरे को 20 साल तक भरवाने हैं, 20 साल बाद मेरे को वापस मिलना शुरू होगा। आजकल तो बहुत सारी पॉलिसियां चलती है जैसे ना, या मैंने कोई मेडिकल मेरा इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो वो मैं मजबूरी में करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं। उसका बेनिफिट मेरे को बाद में मिलेगा 10 साल 15 साल 20 साल बाद, या कोई ऐसी कोई घटना होगी तो मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो तो मेरे को उसके ऊपर आपसे टैक्स में हम नहीं लेंगे। जब ये LIC का पैसा मैच्योर होके आता है, मैच्योर का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो कि मैंने 10 साल तक LIC की किस्तें भरी और 10 साल बाद में उन्होंने बोला कि आपको 15 साल बाद ये पैसा वापस मिलेगा, किस्तों में या एक साथ या जैसे भी वापस मिलेगा। जब वो पैसा वापस मिलता है तो क्या उसके ऊपर अपने को टैक्स जमा कराना पड़ता है? नहीं कराना पड़ता। ठीक है, तो ये समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ दिमाग में? अगर देखो अब आपके ना ऐसे पॉइंट्स के अगर आप बहुत सारे कवर कर लोगे ना तो अकाउंट आपको बहुत छोटा सा लगने लग जाएगा। अकाउंट का आपके नजर में अकाउंट्स का नजरिया चेंज हो जाएगा। आप इसमें चले जाओगे फिर इनकम टैक्स GST में, चाहे यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है। हर चीज का कारण है, बिना कारण के कोई रूल लगता ही नहीं है। आपको कारण पता होना चाहिए, आपको सेक्शन याद रहे ना रहे, आपको लिमिट याद है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नेट पर सर्च को 1 मिनट में आ जाएगा। बट आपको रीजन पता होना चाहिए कौन सी चीज को कहां लगाना है। बेस क्लियर होना चाहिए आपका। जितना बेस मजबूत होगा ना उतने आप लंबा जाओगे। कल मैंने एक वीडियो डाली, आपने देखी क्या? हाँ, उसमें मैंने बताया, ऐसे 2-4 पॉइंट में डिस्कस किया है। मैंने बताया कि अगर आपको कौन से पड़ाव में जाना, मतलब जूनियर काउंटर सीनियर काउंटर में जाना, तो आप में एबिलिटी क्या होनी चाहिए। चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं। क्या कह रहे हो? सेविंग अकाउंट होता है जैसे बैंक का, 5 लाख से ऊपर नहीं क्लोज कर सकते। सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए जाना है। क्या कह रहे हो? 5 लाख में जाना सेविंग अकाउंट। इसका मैं बताऊंगा आपको, इसकी भी डिस्कस करेंगे। सेविंग अकाउंट में हम कितने पैसे जमा करवा सकते हैं, कितने नहीं करवा सकते, इसका रीजन क्या है, क्या कहानी, क्या सिस्टम है। किस पे? गूगल पे, फोन पे। देखो ये एक जरिया है पैसा ट्रांसफर करने का। मैंने आपको नगद पैसा दिया है ना, या मैंने आपको गूगल पे से किया, या मैंने आपको फोन पे किया, या मैंने आपको चेक काट के दिया, ये तो एक रास्ता है आप तक पैसा पहुंचाने का। इसका कोई टैक्स थोड़ी ना है।
ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन है हमारा, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड जो रीजन है ना वो सॉलिड होना चाहिए कि मैंने आपको पैसा क्यों दिया। अब मैंने सपोज करो कि आपसे कोई माल खरीदा और आपको मैंने पैसा दिया, वो तो एक तरह की सप्लाई होगी ना, और आपने उसका जीएसटी नहीं जमा कराया, तो गवर्नमेंट इस चीज को देखती है। हर ट्रांजैक्शन का आपके पास हाँ उसका मतलब आपको जो बुक कीपिंग करो तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना, बुक्स में क्या डालना है वो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो वो अपने सारी काउंटिंग करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, याद थोड़ी रहती है। उधार लिया है, कोई सप्लाई के अगेंस्ट में हमने कोई लेन देन किया है, क्या किया है। और बताओ, चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं।